चैप्टर जो हमारा है लॉ ऑफ मोशन, इसमें तीन टॉपिक है। एक टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकंड टॉपिक है फ्रिक्शन एंड थर्ड टॉपिक है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था वो था काइनेमेटिक्स, उसके बाद आएगा डायनामिक्स। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो थ्योरी है ऑलमोस्ट वही है जो तुमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिनका यूज करके हम प्रॉब्लम बनाएंगे। जिसमें टाइप्स ऑफ जो प्रॉब्लम है वो अलग होगा। थ्योरी ऑलमोस्ट सेम है जो हमने फर्स्ट पहले पढ़ रखा है नाइन्थ क्लास में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ तो तुम जानते हो कि न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट लॉ क्या है। बता सकते हो क्या है न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट लॉ? इनर्शिया, मतलब ये बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा है तो सेम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। ना हो। यहाँ पे लिखेंगे हम ए बॉडी एट रेस्ट, ए बॉडी एट रेस्ट will remain at rest, will remain at rest, and a moving body will continue to move with same speed in same direction, in same direction till a external force is not applied on it, is not applied. इसे किस तरह से लिखेंगे हम मैथमेटिकली? देखो इसको कैसे समझेंगे कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जीरो है तो जीरो ही रहेगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? जीरो। फिर क्या करा? एंड ए मूविंग बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव विद सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। यदि बॉडी मूव कर रहा है तो सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, डायरेक्शन भी। मतलब सेकेंड वाले केस में भी वेलोसिटी सेम है, मतलब वेलोसिटी में चेंज जो है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। कब? जब तक कि उस पर हम फोर्स अप्लाई ना करें। तो जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे बॉडी के वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो जीरो होगा। और चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, इट मींस एक्सेलरेशन जीरो है। क्या ये बात समझ में आया? इसको यदि मैथमेटिकली लिखना चाहें तो उसको हम क्या लिखेंगे कि फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो फर्स्ट लॉ को यदि हम इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाहें तो लिखेंगे इफ एफ इजकल टू जीरो देन ए इजकल टू जीरो। ये है फर्स्ट लॉ। क्लियर? हम्म। सेकेंड लॉ से पहले हम पढ़ेंगे मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम का बताओ मुझे, फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का क्या डिफिनेशन है? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर। वेक्टर है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। तो इसका हम्म। मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं तुम्हें। डिफिनेशन वही हो गया, प्रोडक्ट। तो मोमेंटम इजकल टू हो गया मास इनटू वेलोसिटी। और मैंने यहाँ पे क्यों ये डिफिनेशन लिखा? क्योंकि आगे जो हमारा सेकेंड लॉ है वो मोमेंटम के टर्म्स में ही डिफिनेशन है हमारा स्टेट में। तो नेक्स्ट अब हमारा आएगा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ कहता है न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किए। तो एक्सपेरिमेंट उसने किया तो क्या देखा कि जब किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
तो उस बॉडी का आइदर मास चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, या दोनों ही चेंज होंगे। इसका मतलब क्या चेंज होगा? मोमेंटम में चेंज होगा, मास इनटू वेलोसिटी। और 1 सेकेंड में मोमेंटम में जितना चेंज होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा कि उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो देखो यहाँ पे मैं बता दूं, उसने क्या देखा होगा कि देखो, जब हमने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, तो मोमेंटम में चेंज हुआ एग्जांपल 15 केजी मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड। जब उसने अप्लाई किया फोर्स 20 न्यूटन, तो उसने देखा कि जो मोमेंटम में चेंज है वो है 30 केजी मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। जब हमने फोर्स अप्लाई किया 30 न्यूटन, फोर्स ट्रिपल कर दिया, तो मोमेंटम में चेंज भी ट्रिपल हो गया, 45 केजी मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, जिसे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? यस सर। इसका स्टेटमेंट तुम्हारा हो जाएगा, force acting on body is directly proportional to directly proportional is directly proportional rate of change of moment. तो लिखेंगे इक्वेशन क्या कि फोर्स is directly proportional to dp by dt, और प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो क्या आएगा? कांस्टेंट F इक्वल टू हो गया K dp by dt। इक्वेशन नंबर 1। फोर्स इक्वल टू K d by dt, मोमेंटम हो गया m इंटू v। यहाँ पे मास को यदि हम कांस्टेंट लेने वाले हैं, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ मास इज कांस्टेंट, इसको मैं लिख देता हूं, इफ मास m इज कांस्टेंट, मास जो है बॉडी का चेंज नहीं कर रहा। मास कहाँ पे चेंज करता है? तो रॉकेट की जो थ्योरी है उसमें मास चेंज होता है, रॉकेट से गैस बर्न होते हैं, उसका मास डिक्रीज करता है। इफ मास इज कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है कि कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है, F इक्वल टू हो जाएगा K, M बाहर हो गया, और ये बन गया dv बाई dt। ठीक है? और dv बाई dt क्या होता है बताओ? यस सर। dv by एक्सेलरेशन, dt एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू हो गया K M A, और ये जो डेरिवेशन बता रहा हूं ना, ये जनरली स्कूल में आते हैं सेकेंड लेवल, मैंने आएंगे तो यही आएंगे इस चैप्टर से डेरिवेशन, और फ्रिक्शन में एक डेरिवेशन है वो आएगा। F इक्वल टू हो गया K M A। तो 9th क्लास में तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है K इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? तो K का वैल्यू तो 1 होना चाहिए, तो K का वैल्यू 1 कैसे आएगा? यदि K का वैल्यू हम 1 पुट कर दे तो फॉर्मूला बन जाएगा। K का वैल्यू 1 कैसे आएगा? इसके बारे में हाँ बता सकते हो? बताओ K का वैल्यू 1 कैसे आएगा? सर, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो उसको मतलब उसका उसमें कोई भी रिलेशन चेंज नहीं होना चाहिए उसका, इसीलिए उसको। नहीं तो 1 क्यों लो? कांस्टेंट तो 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। हाँ मतलब यहाँ पे फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। तो हम न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स हम डिफाइन करेंगे,
और इस तरह से डिफाइन करेंगे कि के का जो वैल्यू है 1 हो जाए। तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम न्यूटन फोर्स को डिफाइन करेंगे, न्यूटन। तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसका डिफिनेशन क्या है कि जब वन बॉडी का मास 1 kg हो और उसमें फोर्स अप्लाई करने पे एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। बॉडी का मास 1 kg, हमने फोर्स अप्लाई किया, उसमें एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे 1 न्यूटन। 1 न्यूटन वह फोर्स है जो 1 kg के बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर। ये 1 न्यूटन फोर्स का डिफिनेशन है। यहाँ पे हम डिफाइन करने जा रहे हैं 1 न्यूटन फोर्स is defined as force which produce acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in a body of mass 1 kg। 1 kg मास के बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, 1 न्यूटन। तो मैथमेटिकली इसको क्या लिखेंगे कि व्हेन m is equal to 1 kg, a is equal to 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then f is equal to 1 न्यूटन। इसे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। Put these in 2, ये हो जाएगा 1 is equal to k into 1 into 1। यहां से k का वैल्यू हो जाएगा 1। अब इस k का वैल्यू 1 आ गया, अब इस इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। 1 में पुट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल टू dp/dt, और 2 में पुट करेंगे तो बन जाएगा F इक्वल टू f। पुट इट इन 1 एंड F इक्वल टू हो गया dp/dt, F इक्वल टू f। ठीक है, इसमें जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में देखोगे जो प्रॉब्लम मिलेंगे उसमें मास जो है सेम ही रहेगा। मास जो चेंज करता है वो आज के डेट में जो जेई एडवांस के क्वेश्चन आएंगे उसमें मिलता है जहां पे मास चेंज हो रहा हो। तो dp/dt या तो मोमेंटम का इक्वेशन के में तो डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे, वरना मोस्ट ऑफ द केस प्रॉब्लम में F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ही यूज। क्लियर? यस। ये हमारा हो गया सेकेंड लॉ। अब थर्ड लॉ भी पढ़ लेते हैं फिर हम करेंगे आगे। थर्ड लॉ तो सभी बच्चे को मालूम होता है, सभी स्टूडेंट को मालूम होता है थर्ड लॉ। हाँ, बता सो दो तुम्हें थर्ड क्या है होता मतलब every action has its equal and opposite reaction। है रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि दो बॉडी है, जैसे दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे जितना फोर्स अप्लाई करेगा, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल से बना दूं डायग्राम। एक हमारे पास इधर मैग्नेट है, एक मैग्नेट हमारा इधर है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ। यदि तुम्हारा राइट वाले मैग्नेट पे जो नेट फोर्स है वो टुवार्ड्स राइट लग रहा है 6 न्यूटन, तो लेफ्ट वाले मैग्नेट ने राइट वाले पे फोर्स लगाया 6 न्यूटन, तो राइट वाला मैग्नेट भी लेफ्ट वाले पे 6 न्यूटन लगाएगा। इक्वल एंड अपोजिट, राइट में फोर्स लग रहा है राइट वाले पे, तो इस पे फोर्स लगेगा लेफ्ट में। इक्वल एंड अपोजिट।
एक Yes. बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगा दूसरा बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन Direction अपोजिट होगा। होगा। 9th क्लास में एग्जांपल हम लोग देते हैं कि किसी लड़के ने फुटबॉल को किक किया, तो उसने पैर से जितना फोर्स फुटबॉल पे लगाएगा, फुटबॉल भी उसके पैर पे उतना ही फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, इसका Yes. स्टेटमेंट हम लिख ले जरा। when one body apply force on second body, then second body also apply force on first body of equal magnitude, in opposite direction, in opposite direction. ओके, इसको सिंपल वर्ड में बोलते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इन सिंपल वर्ड, every action has equal and opposite reaction। क्लियर? Yes, sir. ये हमारा हो गया थर्ड। अब हम पढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं फिर आगे करेंगे उसके force of 20 Newton start act on a body mass 5 kg at rest। क्वेश्चन नंबर 8, find acceleration of body। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल पूछ दिया है। नेक्स्ट है फाइंड, बता दो क्या आंसर होगा फर्स्ट वाले का। फाइंड इसका बताओ एक आंसर क्या होगा, Yes, sir. Solve कर। क्या क्या गिवन है इसमें। सर फोर्स दे रखी है और मास दे रखा है और रेस्ट मतलब यू दे रखा है। हाँ, मास दे रखा है 5 तो kg, 20/5 हो जाएगा 4। यू 0 है और ए निकालना है हमें। ए का वैल्यू F/m हो जाएगा ना फॉर्मूला में, ये आ जाएगा। और मोमेंटम क्या हो जाएगा,
मोमेंटम के लिए हमें टाइम दे दिया इसने, इस टाइम पे निकालना हमें 10 सेकेंड पे निकालना है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो पहले यस। वेलोसिटी निकाल लो, v इक्वल टू u प्लस ad से। हाँ जी सर, वेलोसिटी 40, वेलोसिटी मोमेंटम 40 आ 200, गया, तो मोमेंटम हमारा आ जाएगा m इनटू s 200। इनटू 200 kg मीटर पर सेकंड। हाँ अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं क्योंकि जो मेन क्वेश्चन है आगे ही आने हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये एक टॉपिक है जो कि 9th क्लास में नहीं पढ़ा है। इसको मैं दूसरे पेज में एक दूसरा पेज क्रिएट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, स्कूल में कहाँ तक पढ़ा दिया उन्होंने इसमें इस टॉपिक? सर, अभी थ्योरी करा रहे हैं मतलब। मैं काफी पीछे हो गया, इतनी छुट्टियां हो गई ना पिछले मंथ में, जनरली हाँ, मैं आगे रहता हूँ तभी जाके इतना ठीक रहता पीछे भी नहीं हुआ है सर, अभी मतलब है। लेकिन थर्ड अब क्लास। पहले ना इजी चैप्टर थे, अब थोड़े से आ रहे हैं ये चैप्टर। हाँ पिछली बार फेस के में तुम्हें कॉन्फिडेंस था क्योंकि हमने सिलेबस बहुत पहले कर रखा था। इस बार भी 7 दिन पहले अच्छे से सिलेबस पूरा होगा तभी जाके फिजिक्स में काम चलेगा, क्योंकि फिजिक्स जनरली डिफिकल्ट होता है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो फर्स्ट हमारा है वेट। फर्स्ट हमारा फोर्स है वेट। तो किसी भी बॉडी का वेट किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो अर्थ उस बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज कॉल्ड वेट। तो वेट का मतलब क्या हो गया? वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी is defined as gravitational force on body by, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है m इंटू जी। इसका फॉर्मूला होता है W इजकल टू m इंटू जी। यहाँ पे m क्या है और g क्या है? सर, एम मास और जी ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g हमारा हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका वैल्यू क्या होता है हमारा? g इजकल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग 10 ले लेते हैं। और m क्या है? मास ऑफ, ठीक। अब यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे कि यदि बॉडी का मास 1 kg हो तो उसका वेट क्या हो? फॉर m इजकल टू 1 kg, तो W इजकल टू हो जाएगा 1 kg, और g का वैल्यू पुट कर दे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम 10 भी लिख लेते हैं, 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है न्यूटन, ये हो गया 9.8 न्यूटन, या फिर अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन। और इस वेट को हम डिफाइन करते हैं 1 kgf। इसको हम बोलते हैं 1 kgf, या फिर बोलते हैं 1 kg वेट। तुम्हें क्या याद रखना है इसमें कि 1 kgf या फिर 1 kg वेट, इसका मतलब है 9.8 न्यूटन या फिर अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन।
ठीक है। कभी कभी कहेगा कि किसी बॉडी का वेट है 30 kg वेट, इसका मतलब न्यूटन में निकालने के लिए 30 × 9.8 कर देंगे या फिर 10 कर देंगे। ये तो हमारा सिंपल सा है वेट। सेकेंड फोर्स हमारा है नॉर्मल फोर्स। सेकेंड है हमारा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है ये बता सकते हो? व्हाट इज नॉर्मल फोर्स? अच्छा, मुझे नॉर्मल फोर्स नहीं आता। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? मतलब जैसे किसी, इस, हाँ बोलो। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट पे हो तो उस पे कोई फोर्स अप्लाई करे। नहीं नहीं ऐसा नहीं। देखो मेरा वीडियो ऑन है ना, हाँ। ये जो मोबाइल है वो मेरे हाथ पे ऊपर रखा हुआ है। मोबाइल पे एक फोर्स लग रहा है, वेट किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। यस सर। लेकिन मोबाइल नीचे नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका हाथ है। कोई तो फोर्स होगा ना जो उसको बैलेंस कर रहा होगा। हाँ जी। कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स। वो है हाथ का सरफेस मोबाइल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। हम्म। तो ये जो फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स है। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में हो, किसी भी डायरेक्शन में सरफेस के कांटेक्ट में हो, तो वह सरफेस उस बॉडी पे सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये याद रखना है। परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स का डिफिनेशन क्या हो गया कि जब कोई बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में है तो सरफेस उस बॉडी पे सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। तो लिखेंगे हम, when a body is in contact with a surface, then surface apply force on body perpendicular to itself. This force is called normal. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, आगे हमें प्रॉब्लम बनाने में बहुत ही यूजफुल है। ये इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। इसे हम समझेंगे, यहाँ पे हम समझेंगे पहले कि किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, और प्रॉब्लम बनाने में काफी यूजफुल होगा। एग्जाम्पल से समझोगे वन बाय एग्जाम। यहाँ पे हमने एक सरफेस बनाया, इसमें हमने एक बॉडी रख दिया। यहाँ पे जो बॉडी है उसका लोअर सरफेस और ग्राउंड कांटेक्ट में है, तो ये दोनों ही सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो दोनों सरफेस ही एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यदि हम फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाहें, और नीचे हमारा ग्राउंड है, इसको हमने थोड़ा सेपरेट कर दिया ताकि हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर सके। तो ग्राउंड जो है बॉडी पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ सरफेस के परपेंडिकुलर, और बॉडी अपने सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा ग्राउंड पे, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल न्यूटन थर्ड लॉ से सरफेस जो ग्राउंड है बॉडी पे लगा रहा है तो बॉडी ग्राउंड पे अप्लाई करेगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जो फोर्स है जो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। क्लियर?
Yes. नंबर 2, ए ए ए क्या हो गया, बी। यहाँ पे मुझे किसके किसके बीच में नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, ए और बी के बीच में नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, और ए एंड ग्राउंड के बीच में भी नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा। हाँ जी। जब भी जहां पे भी दो सरफेस कांटेक्ट में है, उन दोनों के बीच नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। तो ए और बी का सरफेस भी कांटेक्ट में है, तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा, और ए और ग्राउंड के बीच में भी नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। इसको जरा हम यहाँ पे फिर से शो करें। ये हो गया ग्राउंड, हो गया ए, ये हो गया। तो नॉर्मल फोर्स जब एक बॉडी के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा हो, तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले ए और बी के बीच में देखो, तो ए का अपर सरफेस और बी का लोअर सरफेस कांटेक्ट में है। ए का अपर सरफेस और बी का लोअर सरफेस कांटेक्ट में है। तो ए बी पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, और बी ए पे नीचे की तरफ। इक्वल एंड अपोजिट, तो ये N1, और इसका भी नाम रखते हैं। क्लियर। यस और सर। ए और ग्राउंड के लिए, ग्राउंड ए पे ऊपर की तरफ लगाएगा, इसका नाम रखते हैं N2। तो ए ग्राउंड पे नीचे की तरफ लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर। तो यहाँ के ए के ऊपर वाले सरफेस पे भी नॉर्मल लगेगा, नीचे वाले पे भी लगेगा। ऊपर वाले सरफेस पे लगाएगा बी, और नीचे वाले सरफेस पे कौन लगाएगा, ग्राउंड। ये मतलब है। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है ए, और ए के ऊपर एक दूसरा, ग्राउंड के ऊपर ए, उसके ऊपर बी। तो इसमें नॉर्मल फोर्स किन दोनों के बीच में लगेगा, ए और बी के बीच में भी लगेगा, और ए और ग्राउंड के बीच में भी एक्ट करेगा। यस सर। इसको देखो बनाए, तो पहले बना लेते हैं ग्राउंड। ये जो अभी हम काम कर रहे हैं, बाद में प्रॉब्लम बनाने में हमें काफी इजी रहेगा, इस समझ में आ गया। यहाँ पे हमने बनाया एक इंक्लाइन प्लेन, उसके ऊपर हमने यहाँ पे बना दिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो पहले ए एंड बी के बीच में कर ले, तो ए बी पे लगाएगा अपने सरफेस के परपेंडिकुलर। ए ने बी पे लगाया, तो बी ए पे लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। उसी तरह से ग्राउंड और ए के बीच में, ग्राउंड ए पे लगाएगा ऊपर, और ए ग्राउंड पे लगाएगा। क्लियर। यस सर। ये हो गया हमारा सी।
यहाँ पे 3 बॉडी है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ए और बी के सरफेस के बीच में एक्ट करेगा, ए एंड सी के बीच में एक्ट करेगा और ए एंड ग्राउंड के बीच में एक्ट करेगा। जहां पे भी दो बॉडी का सरफेस कांटेक्ट में हो जाए वहां पे फोर्स एक्ट करेगा। ये बी, ए, इधर हो गया सी, सी, बी, ए और ये हो गया ग्राउंड। अब ए और बी के बीच में हम नॉर्मल फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए बी पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाएगा, बी ए पे नीचे लगाएगा। ए और सी के बीच में ए सी पे लगाएगा राइट, सी ए पे लगाएगा लेफ्ट। ए और ग्राउंड के बीच में ग्राउंड ए पे लगाएगा ऊपर और ए ग्राउंड पे लगाएगा नीचे। समझ में आ रहा है नॉर्मल फोर्स? क्लियर है? हेलो? यस सर, सॉरी वो म्यूट पे था। मेरी आवाज तो अच्छा, तुम्हारा भी था। हाँ मेरा ये हो, म्यूट। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल फोर्स। अब हम हम्म। करते हैं थर्ड नंबर पे टेंशन फोर्स। हम्म। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स इस चैप्टर में, आगे के चैप्टर में बहुत ही ज्यादा यूज होना है। टेंशन फोर्स क्या है कि जब किसी स्ट्रिंग को हम फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच कर दे तो उसके हर पॉइंट पे एक फोर्स डेवलप हो जाता है, उस फोर्स को बोलते हैं टेंशन फोर्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझोगे कि एक हमारे पास इस तरह से सपोर्ट है, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लगाया, कनेक्ट किया और उससे हमने एक बॉडी को कनेक्ट कर, एक बॉडी को कनेक्ट कर, तो स्ट्रिंग जो है स्ट्रेच हो जाएगा, तो इसके हर पॉइंट पे एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, इस फोर्स को बोलते हैं टेंशन फोर्स। आई बात समझ में? यस सर। टेंशन फोर्स क्या हो गया? व्हेन a string is stretched, string is stretched, then a force develops at its each point. This force is called tension. This force is called tension. Okay, this यस। force is called tension force. इस चैप्टर में या आगे के चैप्टर में यदि स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कि स्ट्रिंग जो है मासलेस है, मतलब मास बहुत ही कम है, उस केस में स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू सेम होगा, ये से याद है। और मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस का मतलब मास बहुत ही कम। फॉर मासलेस स्ट्रिंग, टेंशन इज सेम at its each.
ये हो गया हमारा टेंशन फोर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझो, जैसे हमने बॉडी को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करके हमने सस्पेंड कर रखा है, तो हम यहाँ पे यदि हम बॉडी को इस पॉइंट पे हम कंसीडर करें, इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट को देखो, स्ट्रिंग के इस पॉइंट को देखो, तो इसके लोअर वाले पार्ट को देखोगे, इसके लोअर वाले पार्ट को देखोगे तो इस बॉडी का अपना एक मास है, उस पे नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा फोर्स में। हाँ जी। तो इस यहाँ पे जो वेट नीचे लग रहा है m/g, और ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड, ये तो रेस्ट में है, तो इस पे कौन सा फोर्स है जो कि इसको बैलेंस कर रहा है? तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग पे, जो हमने स्ट्रिंग यहाँ पे देखा रेड मार्क से, इसका एक ऊपर वाला पार्ट भी बना देता हूं मैं यहाँ पे, एक इसका ऊपर वाला पार्ट भी बना देते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो ऊपर वाला पार्ट जो है नीचे वाले पार्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऊपर वाला पार्ट जो है नीचे वाले पार्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और न्यूटन थर्ड लॉ से नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। और ये हाँ जो फोर्स यहाँ पे डेवलप हुआ वही टेंशन फोर्स है, और इस केस में यही टेंशन फोर्स जो है इस वेट को बैलेंस कर रखा है। आई बात समझ में? जो रेड पार्ट से हमने कट किया उसके नीचे वाले पार्ट को देखो तो वो बैलेंस है, वो मूव नहीं कर रहा, जबकि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वेट। उसको किसने बैलेंस कर रखा है? तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो उस पर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, जहां पे कट किया हमने, जहां पे टच कर रहा है, जहां पे रेड पार्ट है, वही फोर्स है टेंशन फोर्स। और ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट पे ऊपर लगाएगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ से नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट पे नीचे की तरफ लगाएगा। तो इसका मतलब कि उस पॉइंट पे एक फोर्स डेवलप हुआ ऊपर है, वही फोर्स कहलाता है टेंशन फोर्स। यस क्लियर? सर। हाँ जी। नेक्स्ट नंबर 4, ये है हमारा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है समझोगे? जब किसी स्प्रिंग को हम इलोंगेट करते हैं तो स्प्रिंग हमें अंदर की तरफ पुल करता है, और उसको स्प्रिंग को हम कंप्रेस करें तो स्प्रिंग हमें बाहर की तरफ पुश करता है। मतलब कि उस पे एक फोर्स डेवलप हो जाता है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स। तो जब स्प्रिंग को हम कंप्रेस करें या इलोंगेट करें, मतलब उसके लेंथ को चेंज करें, तो स्प्रिंग जो है अपने आप को रीस्टोर करना चाहता है, वो नेचुरल लेंथ में आना चाहता है, तो इसमें एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। तो हमारा स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया? व्हेन ए स्प्रिंग is elongated or compressed, then a restoring force, restoring का मतलब कि यह जो फोर्स है उसे नेचुरल लेंथ में लाना चाहेगा, a restoring force develop in a spring. This force is called spring, called spring. Clear? यस सर। इसका डायग्राम बनाया जरा। यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाया हमने, ये नेचुरल लेंथ में है, ये नेचुरल लेंथ में है, हमने इसे इलोंगेट कर दिया।
हमने इसे इलोंगेट कर दिया। कितने लेंथ से इलोंगेट किया? हमने इसे इलोंगेट किया x लेंथ। तो इसमें स्प्रिंग फोर्स जो है राइट की तरफ लगेगा या लेफ्ट की तरफ लगेगा, बता सकते हो? जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा स्प्रिंग में, राइट की तरफ होगा या लेफ्ट की तरफ? हमने स्प्रिंग पे इलोंगेट किया, उसके लेंथ को इंक्रीज कर दिया, लेंथ फुल किया हमने राइट की तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होगा वो राइट की तरफ होगा या लेफ्ट की तरफ? बोलो, म्यूट हो गया क्या फिर से? हाँ जी सर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा या लेफ्ट डायरेक्शन? सर राइट में। हम फोर्स बाहर के राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो स्प्रिंग भी राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। नहीं, फिर लेफ्ट में होगा। यही तो पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो सर लेफ्ट। स्प्रिंग फोर्स जो है वो लेफ्ट में होगा। और यदि हम स्प्रिंग को यहाँ पे कंप्रेस कर दें, यदि हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें एक्स लेंथ से, तो इस केस में स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, राइट या लेफ्ट? सर राइट। राइट। ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन लेंथ के, आइदर कंप्रेस करे या फिर इलोंगेट करे, चेंज इन जो लेंथ हुआ फ्रॉम ओरिजिनल लेंथ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम स्प्रिंग फोर्स is directly proportional is directly proportional to change in length to change in length of the spring. F जो है प्रोपोर्शनल हो गया x के, और प्रोपोर्शनलिटी आया खटेगा तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट k है, और इस कांस्टेंट का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है स्प्रिंग का मटेरियल क्या है, उसका एरिया क्या है, इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो k है इट कांस्टेंट फॉर स्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पे एक प्रॉब्लम सर। करते हैं। ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस में 4 टाइप्स था। एक है फ्रिक्शन फोर्स, वो हमें भी डिटेल में पढ़ना है, तो हम अलग से पढ़ेंगे जब न्यूटन्स लॉ कंप्लीट होगा। इसके टॉपिक सारे अभी हमें पढ़ना है, इसमें एपरेंट वेट, रेफरेंस फ्रेम, उसके बाद हम आएंगे फ्रिक्शन वेट, उसको हम डिटेल में पढ़ना है टाइप्स ऑफ फोर्स। तो अभी 4 टाइप नहीं पढ़े हैं, हमें कौन कौन से पढ़े? वेट, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। तो जरा एक प्रॉब्लम कर ले। फाइंड change in length, find change in length of spring in form A। यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
100 न्यूटन और स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है 400 न्यूटन पर मीटर। हमें निकालना है इसका लेंथ में कितना चेंज होगा। दूसरा सेकेंड, दूसरा है हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसके दोनों एंड पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन, यहाँ भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन। स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है 400 न्यूटन पर मीटर। तो दोनों ही केस में बताओ चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग क्या होगा। स्प्रिंग के लेंथ में कितना चेंज होगा। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू भी दे दिया मैंने। फॉर्मूला हमारे पास है F इक्वल टू के एक्स। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बताओ क्या आंसर है। यस सर 0.25 मीटर F बाय मतलब के। 25 सेंटीमीटर आ गया ना। यस सर। F इक्वल टू के एक्स। F इक्वल टू हो गया 100, K इक्वल टू 400, x x का वैल्यू आ जाएगा 1/4 मीटर, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बी में बताओ क्या होगा। सेम। सेम होगा 25 सेंटीमीटर। हम्म। कैसे पता कि इसमें सेम होगा। 100/400। नहीं बट क्या कहते हैं इसमें रिजल्टेंट 0 हो रहा है। आंसर क्या होना चाहिए। 0। 0 मतलब लेंथ में चेंज ही होना नहीं होना चाहिए। नहीं सॉरी 400। चेंज इन लेंथ क्या होगा इसमें, 25 होगा, 0 होगा या 50 सेंटीमीटर। सर F इज इक्वल टू K इंटू एक्स होता है ना, हाँ, तो इसमें जो रिजल्टेंट है वो टोटल 0 आ रहा है। x का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू K इंटू एक्स, तो 0। देखो 0 तो आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो इलोंगेशन तो होगा ही। हाँ। कोई भी बता सकता है, इसलिए ये तो क्लियर है कि 0 सेंटीमीटर नहीं होगा आंसर। फिर यस आंसर सर। क्या है। पहले वाले से ज्यादा होगा या सेम रहेगा या कम होगा। ज्यादा होगा क्योंकि दोनों साइड से तो आंसर क्या होगा 50। 50 सेंटीमीटर। पर आंसर ये भी नहीं है, आंसर पहले वाला ही सही है। मैंने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया जानबूझ। फर्स्ट केस में भी देखो फोर्स जो है ना, एक तरफ से हम लगा रहे हैं और दूसरी तरफ से जो सपोर्ट है वॉल है वो फोर्स लगा रहा है, और ये हाँ। स्प्रिंग जो है रेस्ट में है। इसका मतलब यह भी फोर्स इस पे जो है 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तब ये बैलेंस हो गया। यदि यस ये सर। दूसरी तरफ से फोर्स नहीं लगेगा तो इलोंगेशन ही कभी नहीं होगा, वो तो मूव कर जाएगा। तो ऊपर वाले में भी दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, नीचे वाले में भी दोनों तरफ से फोर्स लगता है। इलोंगेशन होगा ही तभी जब दोनों तरफ से फोर्स लगे। एक तरफ से फोर्स लगा के इलोंगेशन तुम कर नहीं सकते। यस सर। इसलिए आंसर हमारा 25 सेंटीमीटर ही है। जो तुमने सबसे पहले बोला था वही आंसर सही है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कल पढ़ते हैं। तो आज हमने बेसिक थ्योरी किया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो हम इसके कल प्रॉब्लम करेंगे। ओके, कल का यस। टाइमिंग तुम्हारा वही रहेगा 10 AM।
ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।